नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के अलावा पुष्कर सिंह धामी ने अपने समर्थन में जिस तरीके का रोड शो किया या जिस तरीके की अपनी ताकत दिखाई, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस मजबूती के साथ इस उपचुनाव में उतरी है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं और पिछली हार से वो सबक भी सीखे हैं। इसलिए तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता जो हैं, उनको साथ लेकर पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा की लड़ाई के लिए उतर चुके हैं। ये सबको मालूम है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए ये करो या मरो की स्थिति है और इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए चुनाव हारने के बाद और मुख्यमंत्री के लिए नामित होने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा फोकस चंपावत पर कर दिया था। भले ही कई और जगह से सीटों को लेकर या अपनी सीट खाली करने को लेकर उनके पास प्रस्ताव आए, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान चंपावत विधानसभा सीट पर आकर टिक गया था। इसके अगर उलट हम देखते हैं तो कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल फेल नजर आती है। जिस वक्त कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस में वो गंभीरता दिखाई नहीं दी है जो चुनाव लड़ने के लिए दिखाई देनी चाहिए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी 2022 के विधानसभा के चुनाव में थे, वो थे हिमेश खरकवाल, और चुनाव जिनकी अगुवाई में लड़ा गया था वो थे हरीश रावत। दोनों नेताओं के नाम की जोरदार तरीके से चर्चा थी कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए इन दोनों में से किसी एक का नाम फाइनल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दोनों में से किसी के नाम पर गंभीरता से विचार नहीं किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही कांग्रेस के भीतर माथापच्ची होती रही। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए माथापच्ची करती रही। जब दोनों के नामों का ऐलान हो गया, साथ साथ भुवन कापड़ी को भी पुरस्कृत किया गया, उन्हें सदन का उपनेता बनाया गया। लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है चुनाव लड़ने को लेकर, इसको लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं दी। बीजेपी पूरी जोर लगा रही थी, पूरी जोर आजमाइश कर रही थी, चंपावत में बड़े बड़े वायदे कर रही थी, चुनावी वायदे कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का चयन करने के बाद भी गंभीरता नहीं दिखाई। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा चंपावत विधानसभा को छोड़कर गढ़वाल भ्रमण पर चले गए। हालांकि ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी कही जा सकती है, लेकिन ये मजबूरी चुनाव के बाद भी हो सकती थी। अगर हिमेश खरकवाल की बात करें तो वो ताजा ताजा चुनाव हारे थे, लेकिन कांग्रेस अगर पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव में उनके पीछे खड़ी होती तो हिमेश खरकवाल तैयार थे। लेकिन हिमेश खरकवाल को उतना मजबूती प्रदान करने की कोशिश कांग्रेसी नेताओं ने नहीं की, और यही वजह है कि हिमेश खरकवाल चुनाव नहीं लड़ने की बात कहने लगे। कांग्रेस को उसके बाद भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि हिमेश खरकवाल आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिमेश खरकवाल के चश्मे से अगर देखें तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो गढ़वाल भ्रमण पर चले गए। दिल्ली दरबार का कोई समर्थन नहीं है। कांग्रेस के जो सियासी नेता हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनका समर्थन हिमेश खरकवाल को उस हद तक मिलता हुआ नजर नहीं आया जैसी कि अपेक्षा की जा सकती थी। इसके बाद हिमेश खरकवाल ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कांग्रेस ने भी अपने आप को किनारे कर दिया। अब चुनाव तो लड़ना है, इसलिए निर्मला गहतोड़ी के नाम का ऐलान कर दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का इस तरीके से मानना था कि निर्मला गहतोड़ी कैलाश गहतोड़ी के ही परिवार की सदस्य हैं और कांग्रेस के साथ कुछ सेटिंग गेटिंग का गेम हो गया है, इसलिए कांग्रेस ने एक हल्का उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी के विरुद्ध चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है। वास्तव में निर्मला गहतोड़ी
हिमेश खरकवाल की ही रिश्तेदार हैं, लेकिन उतनी मजबूत नेता वो नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी इस चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट उतारने को लेकर। अब खैर चुनाव बिल्कुल आमने सामने आ चुका है। पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 11 मई को निर्मला गहतोड़ी भी अपना नामांकन दाखिल कर देंगी। पुष्कर सिंह धामी के पीछे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई स्पष्ट रूप से मजबूती के साथ नजर आती है। अब देखना यह होगा कि निर्मला गहतोड़ी के पीछे कांग्रेस जन कितने मजबूती के साथ नजर आते हैं। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए यह चुनाव ऐसा लगता है कि कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन अगर ऐसा भी है तो भी उन्हें कुछ ताकत तो दिखानी ही होगी, ताकि भविष्य में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के नाम लेने के लिए उनके कार्यकर्ता अपनी ताकत को बता सकें, दिखा सकें कि उनमें कितनी जान बाकी है विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी। अब देखना यह है कि इस चुनाव में कितनी मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है और कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस अपने प्रत्याशी के पीछे खड़ी हुई नजर आती है। साथियों, आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आपसे विशेष आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।